ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला टॉपिक कवर किया था। तो अभी तक कंडक्टर से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला तो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की है कि चार्जेस सरफेस पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी और पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को ही यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्सप्लेन किया था। अब तुम में से कितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला पार्ट कितने अच्छे से समझा है, नहीं समझा है, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार ब्रीफली समराइज भी कर रहा हूँ और टेस्ट भी कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने शील्डिंग को कितने अच्छे से समझा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और तुम लोगों को आंसर करना है कमेंट में। हमारे पास कोई भी एक ठीक है इरेगुलर शेप का लेटेस्ट से कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर हम कुछ चार्जेस, ठीक है, लेटेस्ट से प्लस क्यू, इस कंडक्टर के ऊपर, ये बिल्कुल सॉलिड कंडक्टर है और हम इस कंडक्टर को कंडक्टर के ऊपर इन चार्जेस को डिपॉजिट करते हैं कहीं पर भी, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के ऊपर कहीं पर भी इन चार्जेस को ला करके रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अब ये जो चार्जेस हमने कंडक्टर पर रखे हैं वो हमारे कंडक्टर के ऊपर कहाँ पर सेटल होंगे, कहाँ पर डिपॉजिट होंगे। क्या ये सारे चार्जेस जो है एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह आकर के ऐसे सेटल हो जाएंगे पॉइंट की तरह, जहां पर रखा है वहीं पर रखेंगे, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जैसे ही चार्जेस को तुम कंडक्टर पे रखोगे ये सारे चार्जेस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि सारे चार्जेस सरफेस पर आए, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली सरफेस पर आ जाए, या चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा तुम्हारा? पहला ऑप्शन है कि पॉइंट चार्ज की तरह ही कंडक्टर की बॉडी के अंदर रहे, दूसरा ऑप्शन है कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या आंसर होगा? और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे तो तुम्हें इसका आंसर खुद से, मतलब कॉमन सेंस से भी तुम अटेम्प्ट करोगे तो इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मान लो, ठीक है, इसको हम लोग जस्टिफाई भी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्योरम से। मैं कह रहा हूँ अगर तुम ऐसा मान रहे हो कि ये जो चार्ज हमने डिपॉजिट किया है, कंडक्टर है, उसके अंदर चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हो, पूरी बॉडी में जाएंगे, तो इसको नलीफाई करने, इस पॉइंट को इनवैलिडेट करने के लिए मेरा क्लेम है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए अगर हम कोई भी क्लोज्ड सरफेस कंडक्टर के अंदर फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि फील्ड जीरो है। गॉसियन, किसी भी गॉसियन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए। फ्लक्स जीरो होने के लिए एनक्लोज चार्ज भी जीरो होना चाहिए। वो तभी जीरो हो सकता है जब अंदर तो कहीं पर भी चार्ज, कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में कहीं पर भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर, इसका मतलब है कि सारा चार्ज सरफेस पर जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये चार्ज क्या, ठीक है, ये चार्ज क्या बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो नहीं कह सकते हैं। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं वो पहले से हम श्योर शॉर्ट होकर के नहीं कह सकते, लेकिन सारे चार्जेस, जब भी तुम कंडक्टर के ऊपर चार्जेस डालोगे तो हमेशा वो सारे चार्जेस सरफेस पर ही आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अभी तक उबैर कुछ नहीं पढ़ा है, अभी
मैंने बोला कि कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कवर किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में तुम लोगों ने कितना अच्छे से समझा है ये मुझे पता नहीं है। मेक श्योर करने के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को ब्रीफली समराइज कर रहा था और ये टेस्ट कर रहा था। पहले समराइज कर रहा हूँ और उसके बाद टेस्ट करूंगा कि कितना अच्छे से तुम लोग शील्डिंग समझा, तभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कि दूसरा क्वेश्चन है कि सेम कंडक्टर है, लेकिन इस बार हमारा जो कंडक्टर है ना, उसके अंदर इस तरह की एक कैविटी बनी हुई है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है। आउटर सरफेस तो कंडक्टर का वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन इस बार कंडक्टर हॉलो है, अंदर से खाली है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्यू चार्ज को डिपॉजिट कर देते हैं कंडक्टर के ऊपर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब ये चार्ज कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट करने के बाद कहाँ पर जाएगा। तो ऑप्शन है कि पूरे वॉल्यूम में जाएगा, आउटर सरफेस में जाएगा, इनर सरफेस पे जाएगा, या फिर बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे पिछले केस में गया था, बिना कैविटी वाले। हाँ, बिना कैविटी वाले आ, बिना कैविटी वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, बिल्कुल गॉसेस लॉ से तुम फिर से इस बार बोलोगे कि अंदर वाले सरफेस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर यूं इस तरह से इमेजिन करते हैं, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि फ्लक्स जीरो है तो चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए, अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज अभी भी नहीं आएगा। तो जो भी चार्ज तुमने डिपॉजिट किया है वो सारा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर आएगा। आउटर आउटर सरफेस से थोड़ा भी नीचे आएगा ना, तो गॉसेस लॉ उसको ठीक अलाउ नहीं करेगा। तो वो सारे चार्जेस आउटर सरफेस पे आएंगे। ठीक है, अब आउटर सरफेस पे चार्जेस, अगला पॉइंट है कि आउटर सरफेस पे चार्जेस बिल्कुल उसी तरह से आएंगे जैसा कि सॉलिड कंडक्टर के सरफेसेस पर आए थे। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि सॉलिड कंडक्टर के केस में इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इस पार्ट में ये, हालांकि ये वाला जो कंडक्टर है ये सॉलिड है, हमें जो कंडक्टर क्वेश्चन में दिया गया है उस कंडक्टर के सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस ऐसे ही आने चाहिए जिसकी वजह से सिर्फ इस पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का हमें पता है, वो सॉलिड पार्ट के ऊपर जैसे चार्जेस, सरफेस पर चार्जेस आए थे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। इस सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम श्योर है कि इस पार्ट में ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हालांकि सेकेंड पार्ट में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन हमें अभी इस पार्ट से मतलब है, क्योंकि इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चार्ज कैसे आएंगे हमें पता है। तो हम यूनिकनेस थ्योरम से बोलेंगे कि जैसे चार्ज सॉलिड वाले कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही हॉलो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि कंडक्टर की सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी थी, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अंदर भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जैसे पहले थी। ठीक, क्योंकि ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिर्फ कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में नहीं। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक एग्जांपल से समझाया है, लेकिन तुम न्यूमरस सिचुएशंस ले सकते हो जिसमें कि बाहर चार्जेस रखे हुए हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर का जो अंदर वाला पार्ट है वो हमेशा आइसोलेटेड रहेगा आउटसाइड पार्ट से। कंडक्टर हमेशा इस तरह से इंड्यूस चार्जेस को आउटर सरफेस पे डिपॉजिट करेगा जिससे कि कंडक्टर के अंदर वाला जो पार्ट है उसको कोई फर्क ना पड़े बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैसे चेंज कर रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको हम, इसके न्यूमरस एप्लीकेशन है, जहां पर भी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करना है तो हम इस तरह का
मेथड, इस तरह की बॉडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो तुम ऐसी जगह पर चाहते, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो जिसमें कि मान लो कूलॉम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते, तुम चाहोगे कि बाहर से कोई भी स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना करे, तो आउटसाइड फील्ड को आइसोलेट करने के लिए ये मेथड है, ठीक है। लास्ट क्लास में इतना बताया था। इसके साथ साथ लास्ट क्लास में मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया था, ये तो बाहर वाले फील्ड को कंडक्टर शील्ड कर रहा है, इसका एग्जांपल दिया था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का दूसरा एप्लीकेशन, ये दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हम अंदर चार्ज रखते हैं, ठीक है, अंदर चार्ज रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो चार्ज रखा है, तो इस चार्ज की वजह से, ठीक है, अंदर भी अगर हमने चार्ज रखा है तो अंदर चार्ज रखने की वजह से इनर सरफेस पर चार्जेस आएंगे, ठीक है। चार्जेस किस तरह से आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरह से आएंगे कि कैविटी में रखे हुए चार्जेस की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस इनर सरफेस पर ही टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। अंदर चार्जेस रखने की वजह से क्या होगा कि कंडक्टर चाहता है कि कंडक्टर की बॉडी से, सॉलिड पार्ट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ना करे, तो कंडक्टर क्या करेगा, इनर सरफेस पे हमेशा उतना ही ऑपोजिट चार्ज इनर सरफेस पे ले आएगा ताकि सारी फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करा ले, ठीक है। तो तुम बोलोगे चार्ज से जितने भी फील्ड लाइन निकली वो सब अंदर ट्रैप हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कंडक्टर के साथ अब मजबूरी है, कंडक्टर को तुमने पहले माइनस क्यू चार्ज दिया नहीं था, ठीक है। तो कंडक्टर क्या करेगा कि अगर माइनस क्यू इनर सरफेस पे लाएगा तो उसको प्लस क्यू आउटर सरफेस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर पहले से न्यूट्रल था। और ये जो प्लस क्यू जो पॉजिटिव चार्ज जो प्लस क्यू आउटर सरफेस पे आया है, ये प्लस क्यू चार्ज इस तरह से अरेंज होगा कि आउटर सरफेस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सिर्फ एग्जिस्ट करे, अंदर जीरो हो जाए, ठीक है, अंदर बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। वो कैसी होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा जिसकी वजह से वो सरफेस पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा, लेकिन चार्जेस, ये इंटरेस्टिंग है कि कंडक्टर हमेशा ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने सरफेसेस पर अरेंज कर लेते हैं कि उनकी वजह से कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में या कंडक्टर की बॉडी के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नलीफाई हो जाती है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? फिर से सुनो, ये जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है, इस बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ बाहर ही रहेगी, अंदर जीरो होगी। चार्ज इसी तरह से आएगा जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो। हम बाहर वाले चार्ज पर ऐसे चार्जेस को ऐसे रख सकते हैं कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए, लेकिन कंडक्टर बाहर वाले सरफेस के ऊपर चार्जेस को इसी तरह से अरेंज करेगा कि आउटसाइड सरफेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटसाइड एग्जिस्ट करे। लाइकवाइज जो अंदर वाले सरफेस पर ये नेगेटिव चार्जेस आए हैं, तो कंडक्टर अंदर वाले सरफेस पर भी चार्जेस इसी तरह से आएगा कि जो कैविटी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो सरफेस पर टर्मिनेट हो जाए, ठीक। अंदर वाले सरफेस पर हम इन नेगेटिव चार्जेस को ऐसे अरेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से कंडक्टर की बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड पिन क्रॉस करे, लेकिन कंडक्टर अपने इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस को हमेशा ऐसे ही अरेंज करेगा कि वो अंदर की फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करा दे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। और इसके साथ साथ फाइनल पॉइंट ये है कि कंडक्टर का पोटेंशियल, पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। कंडक्टर के पास एक यूनिक पोटेंशियल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मान लो 50 वोल्ट है, तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर 1 कूलम को इंफिनिटी से कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट करने में तुम्हें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूं या आगे टॉपिक्स पढ़ाऊं, बाद में क्वेश्चंस? बताओ। ओके 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 ओके।
चलो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो कंडक्टर्स की जो न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम है, फिर से मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कंडक्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो सॉल्व करना आसान नहीं, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पर जो इंड्यूस चार्जेस का अरेंजमेंट होगा वो पता लगाना इतना सिंपल नहीं है। वो कंडक्टर की बॉडी पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की बॉडी की शेप कैसी है, ठीक है। कंडक्टर पर जो इंड्यूस चार्जेस आएंगे वो इस तरह से आने चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो वो हर बार पता लगाना सिंपल नहीं है, वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसलिए तुम्हारे कोर्स में जो भी कंडक्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, जनरली ज्यादातर केसेस में वो ऐसा ही क्वेश्चन होगा जिसमें कि कंडक्टर की बॉडी भी बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, और अगर कंडक्टर के आसपास कोई चार्ज रखा गया है तो वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा गया, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टर का कोई अगर क्वेश्चन होता है तो वो हमारे डोमेन से बाहर चला, क्वेश्चन बन सकता है लेकिन वो हमारे डोमेन से बाहर चला जाए, हम उसको इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। चलो, कल की क्लास में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि मान लो ये एक कंडक्टर है, या ये कंडक्टर है और इसके, या ऐसा कंडक्टर, मतलब ये इस तरह का कंडक्टर है। ये क्वेश्चन दिया था, तुम लोगों ने पता नहीं सॉल्व किया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना। ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, थिक हॉलो स्फीयर है। सेंटर पर हमने 50 माइक्रोकूलम या 10 माइक्रोकूलम रख दिया था चार्ज, ठीक है। अब तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट, कंडक्टर के आसपास एक पॉइंट चार्ज रखा है, उसके बाद पूछा है कि चार्ज क्या होगा, फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा। लेकिन तुमने नोटिस किया कि चार्ज को हमने इंटेंशनली बिल्कुल सेंटर पर रखा है, क्योंकि सेंटर पर रखा है तो तुम सिमेट्री से बता पाते हो कि अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज तो आएंगे लेकिन यूनिफॉर्म आएंगे, बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे लेकिन यूनिफॉर्म आएंगे। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज हॉलोस्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फेयर का केस है, तो हर जगह पर हम चार्ज और पोटेंशियल चार्ज फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया जाएगा ना, जैसे अंदर वाला पॉइंट चार्ज थोड़ा ऑफ सेंटर कर दिया गया, ठीक है, तो फिर अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे केस में, ठीक है, वो तुम्हारे स्कोप से बाहर चला जाएगा। आउटर सरफेस तो फॉर्चुनेटली इस केस में अगर अगर यहाँ पे भी प्लस 10 माइक्रोकूलम रख दिया तो कल की क्लास में बताया था कि बाहर हर जगह पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बाहर जो +10, अंदर -10 आएगा नॉन यूनिफॉर्मली, बाहर +10 आएगा यूनिफॉर्मली। तो बाहर के +10 की वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो तुम k/r² से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये आइसोलेट हो गया है बाहर वाले चार्ज से, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी देता हूँ, और इस बार तुम्हारा काम इसको सॉल्व करना नहीं है। ये बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और लेट अस से इसके सामने ना, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, तुम सिर्फ ऐसा करो, तुम सिर्फ गेस करके, ये कंडक्टर है, बिल्कुल न्यूट्रल है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर ये सॉलिड होता या हॉलो होता तो उससे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके आसपास कहीं पर भी एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि ऐसे अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो दूर की बात है, तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न गेस करके बताओ। पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे ड्रॉ कर लोगे फिर मुझे
बताना कि तुमने ड्रॉ कर लिया है, फिर मैं भी ट्राई करूंगा ड्रॉ करने को, फिर देखते हैं तुम्हारा सही आता है या मेरा। ड्रॉ कर लिया सबने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तुम लोग कितना, ओके, कैसी होनी चाहिए गेस करो। तो पहले तुम सोचोगे कि अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो फिर फील्ड लाइंस कुछ यूं होती, ठीक, इधर भी जाती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती, ठीक है। अगर अगर ये स्फेयर नहीं होता, लेकिन लेकिन कंडक्टिंग स्फेयर है, यहाँ पर रखा हुआ कंडक्टिंग स्फेयर है, पॉइंट चार्ज के पास एक कंडक्टर रखा गया, और कंडक्टर कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि कंडक्टर की बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए इधर कुछ नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर के आ जाएंगे, और ये जो इंड्यूस चार्जेस है ना, ये वाले हमेशा इसी तरह से अरेंज होंगे कि इन सारी फील्ड लाइंस को, इन अंदर जो फील्ड लाइन, इनको नलीफाई कर दे, ठीक, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वैसी फील्ड प्रोड्यूस करके। तो इंड्यूस चार्जेस के आने की वजह से जो अंदर वाली फील्ड लाइंस है ना, वो तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी। तो तुम सोचो यहाँ पे ये फील्ड लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि ये जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं, ये इंड्यूस चार्जेस सिर्फ अंदर की फील्ड को कैंसिल कर दिए, बाहर की के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है, इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड नहीं आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंड्यूस चार्ज की वजह से बाहर के पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ फील्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो इंड्यूस चार्जेस है ना, अगर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट होता तब हम कह सकते थे बाहर हर पॉइंट पर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जो पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट है वो ऐसा अरेंजमेंट है जो कि अंदर अपने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैप कर लेता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है। लेकिन बाकी किसी अरेंजमेंट के लिए हम नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है, हर जगह पर नहीं बोल सकते कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए श्योर शॉट, ठीक है। और भी अरेंजमेंट है ऐसे एक दो, लेकिन सब लेकिन किसी भी जनरल इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के लिए नहीं होता। तो जो फाइनल फील्ड लाइंस होंगी ना, वो ऐसी तो नहीं होंगी, ठीक है, इस तरह की तो नहीं होंगी। तो कैसी होंगी? ठीक है, इतना पता है कि ये जो फील्ड लाइंस आएंगी ना, ठीक है, ये कंडक्टर के सरफेस पर जब लैंड करेंगी तो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो तुम्हें फील्ड लाइन अगर तुम लोगों ने बनाया है, तुम्हें थोड़ा सा ये लैंड करते टाइम में फील्ड को ना ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है। ये फील्ड लाइन इधर जितनी ऐसे निकलेंगी तो ये ऐसे करके, ये थोड़ा ऐसे ऐसे, ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाना, और कुछ फील्ड लाइंस बाहर से भी चली जाएंगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का की सिचुएशन होनी चाहिए। कितने लोगों ने इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, बिल्कुल ऐसी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था कंडक्टर पे, बताओ। ठीक है, अगर ऐसी बनाई थी तो अच्छी बात। जो इधर वाली फील्ड लाइन है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली होती है, लेकिन तुम बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, तो थोड़ा सा इधर बेंड करनी चाहिए। लेकिन तुम काउंटर आर्ग्यू करोगे तो कि पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो उसकी वजह से इधर क्या, लेकिन लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज पास है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो इस पॉइंट पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास है तो उसका स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव चार्ज दूर है तो उसका वीक होगा, तो थोड़ा सा तो बेंड करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकल रही है ना, वो रेडियली नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, ठीक है। और जब बहुत दूर चली जाएगी तो इन दोनों का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा,
है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सेम अमाउंट में चार्ज है, जब बहुत दूर जाएंगे तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बहुत दूर अगर चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आ रही है, ये सारी फील्ड लाइंस बहुत दूर जाके स्फेरिकल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडक्टर के पास कुछ फील्ड लाइंस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एनीवे हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों की पता नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि कंडक्टर से मैंने बोला कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कि कंडक्टर भी बिल्कुल सिमेट्रिक हो और उसके आसपास जो चार्ज का प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक हो। लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि कंडक्टर के आसपास चार्जेस का प्लेसमेंट सिमेट्रिक नहीं होकर के भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट प्रेजेंट नॉलेज को यूज करके, ठीक है, आगे की नॉलेज को यूज करके तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं आगे, कि एक दो एग्जांपल्स हैं जिसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर वाले केस में कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, जिसमें कि चार्जेस का प्लेसमेंट सिमेट्रिक ना हो तब भी, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम क्लास में देखते हैं, अगर मौका मिला तो लेंगे, एटलीस्ट मैं क्वेश्चन तो तुम्हें बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अगर तुम जेई में होते तो जरूर बताता, और क्योंकि नीट में हो तो उनमें से दो तीन ही क्वेश्चन है, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ और चाहो तो बता भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी का जो डिस्कशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी पढ़ा था उसमें सबसे चैलेंजिंग पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है, ठीक है, अभी से बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, 100% अटेंटिव। अभी तक कुछ आज की क्लास का कुछ नहीं पढ़ा है, अभी सब प्रीवियस नॉलेज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें नहीं पता है। लेकिन आज अभी हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करने जा रहे हो। तुम देखोगे कि कैसे चार्जेस रखे हुए पता नहीं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस के पास वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल दिया था ना, कि ये कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, किसी भी जनरल शेप की कंडक्टिंग बॉडी है, उसके पास हमें पता है। अब इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने को कहता है तो तुम कुछ इसी तरह से बनाते। ये बाहर आगे जाकर के ये फील्ड लाइन कैसे होंगी हमें पता नहीं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं सरफेस, तो उससे तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेंगी, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है। लेकिन आज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर किसी भी जनरल शेप का था, और उस कंडक्टर के ऊपर कुछ भी चार्ज हमने डिपॉजिट कर दिया, और चार्ज अपने आप को किसी भी तरह से नहीं, कंडक्टर जैसे चाहता है अपने आउटर सरफेस पर अरेंज कर लेता है, ठीक है। तो हमें कोई कंडक्टर दिया गया था और कंडक्टर ने अपने सरफेस पर, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है हमारे पास, और इस कंडक्टर अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी, कंडक्टर कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये सॉलिड कंडक्टर है, बिल्कुल ये सॉलिड कंडक्टर है। तो कंडक्टर के पास इस पे कुछ चार्ज रखा है हमने, तो ये चार्ज हमेशा कैसे होगा, इसके सरफेस पर आएगा, और सरफेस पर जो चार्ज आएगा इस सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो नॉन यूनिफॉर्मली आएगा, ऑब्वियसली। कैसे कह सकते हैं, किस लॉजिक से कह सकते हैं? अरे इरेगुलर शेप है तो किस लॉजिक से तुम यूनिफॉर्म कह सकते हो? कोई लॉजिक नहीं है यूनिफॉर्म कहने का,
मतलब नॉन यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। एनीवे कुछ भी किसी भी तरह से चार्ज सरफेस पर अरेंज हो गया है। मान लो सरफेस के कोई भी जनरल पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है P, ठीक है, और हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। और लेट अस से इस P पॉइंट के पास जो सरफेस है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट अस से सिग्मा है, ठीक है। हर जगह चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो लेट अस से जिस पॉइंट के पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा कूलॉम पर पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर यूनिट एरिया है, ठीक है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने दो रास्ते हैं। या तो चार्जेस को देख करके हर पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, जो कि इस सिचुएशन में तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज भी हमें नहीं पता है। दूसरा मेथड है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ। तो हम P पॉइंट पर गॉसेस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी मैं जिस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ट्राई करते हैं। लेटेस्ट से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा जूम करके ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पार्ट को ना जूम करना पड़ेगा, तो इसको दूसरे ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास P पॉइंट है। मैंने बहुत जूम करके ड्रॉ किया, ये तुम्हें लग रहा है कि पॉइंट सरफेस से दूर है, लेकिन तुम्हें ऐसा मानना है कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सरफेस के करीब है, बहुत पास है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम बहुत पास वाले एरिया को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, गॉसेस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है कि हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। चार्ज चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके हमें P पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस, अच्छा, जब हम P पॉइंट के बहुत पास चले जाएंगे ना, तो ये जो सरफेस का कर्वेचर है ना वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखेगा। जैसा हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के बहुत छोटे से हिस्से को देख पाते हैं, तो वो हमें फ्लैट ही दिखता है। तो वैसे वैसे ये सरफेस प्लेन टाइप का दिखेगा। एनीवे, P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो P पॉइंट से पास करता हुआ हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन करें इसको देखोगे, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल सरफेस के वर्टिकल, ठीक है। तुम लोग भी आंसर कर रहे हो और मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके। सरफेस के परपेंडिकुलर एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर इमेजिन करते हैं। ये सिलेंडर कैसा है सबको समझ में आ रहा है? इस सिलेंडर का जो फेस है ना वो सरफेस के पैरेलल है। ये जो सर्कुलर फेस है ये सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है। ये फ्लैट सरफेस जैसा दिखेगा जब हम बहुत पास चले जाएंगे तो। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। और इसी इसी सिलेंडर पर गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ अप्लाई करके क्या करते हैं, गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? पहले हम गॉसियन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स की वैल्यू डेफिनेशन यूज करके कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद गॉसेस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट। तो पहले डेफिनेशन यूज करके, तो हमें पता है कि सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की है। सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आगे का तो पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होनी है,
ठीक है, कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। लेट अस से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, लेकिन क्योंकि हम बहुत छोटे से एरिया को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म कहलाएगी। इस छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। ठीक है, तो डेफिनेशन यूज करके हम अगर इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? तो इस सिलेंडर का मतलब, इस सिलेंडर पे 3 टाइप के सरफेसेस हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा, कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस, जल्दी जल्दी बताओ। 0। कर्व्ड सरफेस से तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी फील्ड लाइन पैरेलल होंगी कर्व सरफेस के। तो बचा 2 सरफेस, तो ये एक है लोअर सर्कुलर सरफेस और अपर सर्कुलर सरफेस। लोअर सरफेस, लोअर लोअर सर्कुलर सरफेस के अक्रॉस भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जो भी फ्लक्स हमारे गॉसियन सरफेस के अक्रॉस पास करेगा, वो सिर्फ अपर सर्कुलर फेस के अक्रॉस पास करेगा। ये जो शेडेड पोर्शन है, इसी रीजन के अक्रॉस फ्लक्स पास करेगा। और वो कितना होगा, कितना होगा, ई डॉट ए से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है ई डॉट ए। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, फ्लैट सरफेस है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है या कर्व्ड सरफेस है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फ्लक्स ई डॉट ए से कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी ई टाइम्स ए के इक्वल, जो भी एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और इसको हम लिखेंगे चार्ज एनक्लोज यूजिंग गॉसेस लॉ। हम लिखेंगे चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना होगा, चार्ज एनक्लोज कितना होगा, तो हमने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है ना, उसका उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है। तो जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा हमारे गॉसियन सरफेस का, उतना ही एरिया वो कंडक्टर के सरफेस का एनक्लोज करेगा अपने अंदर। ठीक है, ये थोड़ा 3D में से सोचना पड़ेगा। ये जो सिलेंडर है ना, इतना एरिया काट रहा है अपने अपनी बॉडी के अंदर कंडक्टर के सरफेस का। ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा, नन अदर देन सिग्मा ए। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ए एरिया में सिग्मा ए चार्ज आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्साइटिंग है कि कंडक्टर के सरफेस पे हमें चार्ज डेंसिटी पता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कंडक्टर के सरफेस के पास वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होंगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं हर जगह पर। इसका मतलब है कि जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक, वहां पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, जहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और एग्जैक्टली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, जहां ज्यादा चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये तो चलो गॉसेस लॉ से तुम कैलकुलेट कर सकते थे। अब लेकिन मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे आंसर्स में, कि मैंने तो तुम्हें एक तरीका बताया गॉसेस लॉ से कैलकुलेट किया। इसके अलावा कोई भी मुझे, तुम में से कोई भी मुझे गॉसेस लॉ को बिना यूज किए हुए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखा सकता है क्या? ये तो सब लोग कर लोगे, ये इस तरह से तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, कोई भी क्लास में तुम्हें बता देगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ बिना गॉसेस लॉ को यूज करके पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, पहले तुम लोग ट्राई करो, और फिर मैं तुम्हारे सामने अभी पी पॉइंट पर विदाउट यूजिंग एनी हेल्प फ्रॉम गॉसेस लॉ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा।
ठीक है, तो बस 1 मिनट का टाइम है, एटलीस्ट तुम कोई भी स्ट्रैटेजी बता दो। इनफाइनाइट शीट, ये जो आर्ग्यूमेंट तुम लोग यूज कर रहे हो वो 100% सही नहीं है, पार्टली सही है। क्यों, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत लोग तुम में से आंसर दे रहे हैं कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा 0.2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट की तरह मान लेना चाहिए। बताओ बताओ, कुछ भी आ रहा है दिमाग में बताओ, कोई तो आंसर किया करो। एटलीस्ट क्लास में तुम लोग कुछ ना कुछ रिप्लाई करते थे तो फिर आगे डिस्कशन में मजा आता था। अभी तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो ऐसे पता नहीं चलता है कि प्रीवियस स्लाइड क्या है। प्रीवियस, ये तो पहले मैं प्रीवियस बस रफ वर्क है, ये शील्डिंग बता रहा था वैसे। ये सब ऐसे, ये क्वेश्चन दिया था पोटेंशियल। चलो ठीक है, फंडामेंटल में गॉसेस लॉ पोटेंशियल कुछ भी यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला पॉइंट समझोगे तभी आगे के पॉइंट्स। तो हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये पी पॉइंट सरफेस के बहुत ही पास वाला पॉइंट है। तो कंडक्टर के पास ना, ठीक है, एक काम करते हैं कि एक डिस्क टाइप की शेप जो है ना, उसको काट करके बहुत छोटा सा डिस्क इमेजिन कर लो। जब हम सरफेस के सफिशिएंटली क्लोज चले जाएंगे तो ये वाला जो डिस्क वाला पार्ट है ना, ये जो छोटा सा डिस्क वाला पार्ट है, ये पी पॉइंट के लिए इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट होगा। जब हम बहुत पास चले जाएंगे ना, तो ये पी पॉइंट, ये जो सरफेस का ये वाला डिस्क वाला पार्ट है, ये बहुत ही लार्ज लगेगा। और लार्ज लगने का मतलब है कि ये जो डिस्क है, ये ट्रीट होगा इनफाइनाइट शीट की तरह। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पी पॉइंट पर जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, या पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से नहीं आएगा। ये वाला पार्ट तो इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट हो ही रहा है। जब तुम बहुत पास जाओगे तो उसके पास वाला जो रीजन है ना, वो बहुत लार्ज लार्ज सरफेस की तरह दिखेगा। लेकिन पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से नहीं आ रही है, वो बाकी रिमेनिंग चार्जेस की वजह से भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस छोटे से डिस्क और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, इन दोनों की वजह से ऐड होकर के आएगी। गलत कह रहा हूं? पहले के जो केसेस थे उसमें एक पॉइंट Q1 यहाँ पर था, Q2 कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर था, और हम बिल्कुल Q1 के पास अगर जाते थे तो ये पॉइंट चार्ज था और ये फाइनाइट। लेकिन अब इसके पास से ये चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्जेस मिल करके उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो नेट फील्ड आएगी वो टोटल चार्जेस की वजह से आएगी, सिर्फ पास वाले चार्जेस की वजह से नहीं आएगी। सिर्फ पास वाले चार्जेस की वजह से तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तुम बोल सकते थे, लेकिन पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम पूरे कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरे कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ये डिस्क, ठीक है, ये डिस्क, छोटा सा डिस्क, पी पॉइंट के पास एक छोटा सा डिस्क, इसको पार्ट 1 बोल रहा हूँ, और दूसरा रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
फर्स्ट पार्ट की वजह से, सेकेंड पार्ट की वजह से ऐड होकर के आएगी। तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम पी पॉइंट पर 1 की वजह से और 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। यहाँ तक सब लोग सेम पेज पर हो, अग्री करते हो जो भी बोल रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक एक करके दोनों पार्ट्स की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? दोनों पार्ट्स की वजह से एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो पहला वाला जो इसमें मुझे ये छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले पार्ट में ना हमारे पास ये है, पी पॉइंट पर कंडक्टर 1 की वजह से, ठीक है? और फिर पी पॉइंट पर रिमेनिंग पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से, इसमें से ये छोटा सा, ठीक है, होल कर दिया है। ये कंडक्टर जो है ना, इसमें से ये यहाँ पर होल कर दिया गया है, ठीक है? और इस होल किए हुए कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पार्ट 2 की वजह से, ठीक है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है? अग्री करते हो? ठीक है, अब 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये जो पार्ट 1 है ना, ये पी पॉइंट के लिए ट्रीट होगा इनफाइनाइट शीट की तरह, क्योंकि हम बहुत क्लोज, सरफेस के बहुत क्लोज आ गए। तो पार्ट 1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? वो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मैं थोड़ा दूर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो तुम्हें इमेजिन करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पार्ट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? वो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है? अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चले। जैसे ही सेकेंड पार्ट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर पता चल जाएगी, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफैक्ट हमें सेकेंड पार्ट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ना ही डायरेक्शन के बारे में पता है, ना ही मैग्नीट्यूड के बारे में पता है। ये कंडक्टर तो है, बाकी पार्ट की वजह से तो यहाँ पे सरफेस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता थी कंडक्टर की प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन हमने जो भी कंडक्टर है उसमें छोटा सा ड्रिल करके होल कर दिया है, और होल के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस है ही नहीं, तो यहाँ पे ना ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता है, ना ही मैग्नीट्यूड का पता है। पॉइंट प्रॉब्लम है कि सेकेंड पार्ट की वजह से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट पार्ट की वजह से तो आसान था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम इनफाइनाइट शीट मान ले रहे हैं पी पॉइंट के लिए, लेकिन सेकेंड पार्ट की वजह से कैसे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो सेकेंड पार्ट की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक इंजीनियस ट्रिक है। सेकेंड पार्ट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने वाला, उसको, ठीक है, कैसे सुहाना, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तुमने, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट की वजह से पहले ना, फर्स्ट पार्ट की वजह से हमें ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। लेट अस से ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट की वजह से सरफेस के जस्ट बाहर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और सरफेस के जस्ट अंदर वाला पॉइंट अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो सरफेस के जस्ट अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? बाहर वाले पी पॉइंट पर तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरफेस के जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट सरफेस की वजह से जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो बिल्कुल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वली। ठीक है, पहले पहले सरफेस की वजह से जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और वो आउटवर्ड इनवर्ड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सरफेस 2 की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम श्योर होकर के कह सकते हैं कि सरफेस के जस्ट अंदर वाला ये वाला जो पॉइंट है, सरफेस के जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर की वजह से 0 हो जाए। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हमें कैलकुलेट तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड करनी थी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट नहीं, इस होल के जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर फोकस करते हैं और जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं। जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 प्रोड्यूस करेगा और सरफेस 2 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सरफेस 1 और सरफेस 2 मिल करके अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेंगे वो हमें पहले से पता है, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर वाला पॉइंट है और कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसका मतलब है कि सरफेस 1 और सरफेस 2 की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ये सरफेस 1 है, ठीक है, ठीक है, और ये सरफेस 2 है। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट को छोड़ दो, अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अंदर वाले पॉइंट पर, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है। फर्स्ट सरफेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई है, तो हम श्योर शॉर्ट कह सकते हैं कि दूसरे वाले कंडक्टर की वजह से, दूसरे वाले सरफेस की वजह से जस्ट इनसाइड वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। यानी होल के जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो सरफेस 2 की वजह से हमें जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि क्योंकि ये जो होल है ना, ये ओपन है, ये हॉलो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एब्रप्टली चेंज नहीं करती है। ये तुम पॉइंट चार्ज से देख सकते हो, पॉइंट चार्ज है। अब इसके बाद वैक्यूम में तुम ट्रैवल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली चेंज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर 20 न्यूटन पर कूलम हो और जस्ट आगे वाले पॉइंट पर 30 न्यूटन पर कूलम हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तब पॉसिबल है जब हम चार्ज को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, चार्ज के जस्ट मतलब मान लो यहाँ पे चार्ज आ गया, तब तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली चेंज कर सकती है, स्टेप वाइज वेरी कर सकती है। एक पे 20 हो और अगर चार्ज सरफेस है तो उसके जस्ट बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चार्ज पे डिपेंड करे। लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो तुम, ये ऑब्वियस है कि अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ग्रेजुअली ही वेरी करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पर अगर 20 है तो दूसरे पर 20 पॉइंट, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, 20.00000, इस तरह से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करेंगे। क्योंकि ये सेकेंड सरफेस का, यहाँ सेकेंड सरफेस में ये होल वाला जो पार्ट है ये ओपन है, और अगर हम जस्ट अंदर वाले पॉइंट से जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकती है। तो जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी होगी, जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे करके होल है, और मैं कहता हूँ इसके जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता दे रहा हूँ, और जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, क्या दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी? जस्ट अंदर और जस्ट बाहर ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है, बस बाउंड्री का फर्क है। क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है? इम्पॉसिबल है।
इसका मतलब है पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। फिर से सीक्वेंस में देखते हैं। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस 1 की वजह से और सरफेस 2 की वजह से ऐड होकर के आएगी। सरफेस 1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर है। ठीक है, ठीक है। सरफेस 2 की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो पी पॉइंट पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ ही होगी और इन दोनों को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टर के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कुछ नहीं, जितनी गॉसेस लॉ से हमने कैलकुलेट की थी वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होगी। ये तो इनफाइनाइट शीट का अगर रिजल्ट याद है तुम्हें तो उसका डबल होता है कंडक्टर की वजह से, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इनफाइनाइट शीट नहीं आता, उसके बाद पूरी बॉडी आती है। ठीक है, तुम बोलोगे ये हम कैसे कह सकते हैं हर बार कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज देंगे सिग्मा अपॉन, नहीं, कंडक्टर के सरफेस के पास वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए हम बता सकते हैं क्योंकि हर बार कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर हर बार अपने चार्जेस को इसी तरह से अरेंज करेगा कि सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। इसके अलावा दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है कंडक्टर के सरफेस के पास वाले पॉइंट पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अच्छा, चलते चलते इसको एक्सप्लेन करते करते मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन का आंसर बता दिया। छोटा सा क्वेश्चन है इरोडोव में कि एक ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, और उसमें हम छोटा सा ऐसे होल कर देते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कंडक्टर है और सॉरी एक कंडक्टर है हमारे पास और उसमें छोटा सा होल कर देते हैं। ठीक है, और जहां हमने होल किया उसके जो चार्ज डेंसिटी है उसके पास वो सिग्मा है। अब पूछा गया कि होल के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्योंकि ये होल कर दिया है तो ये वाला जो पार्ट है ना ये ओपन हो गया है, तो जस्ट अंदर जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है कितनी आएगी? कितनी कितनी आएगी जल्दी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया ना, सरफेस के जस्ट बाहर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, उसमें से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस छोटे से डिस्क का होता है और रिमेनिंग पार्ट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर छोटा सा होल करिए, बहुत छोटा सा, और होल के जस्ट बाहर या जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, अच्छा यहाँ तक मैं बोर्ड मेरे पास खत्म हो गया, इसको हटा देता हूँ। दूसरा पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक स्फीयर दिया गया, किसी भी तरह की बॉडी नहीं दी गई है, हालांकि ये रिजल्ट हम किसी भी तरह की बॉडी के लिए चलो जनरल बॉडी के लिए निकालते हैं। हमें बोला गया कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हम कुछ भी चार्ज डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक, कुछ भी चार्ज डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में से तो कुछ पूछना नहीं है ना, क्योंकि मैं अब आगे बता रहा हूँ तो इसमें पीछे वाले पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो कोई भी कंडक्टर लिया, उसके ऊपर कुछ चार्ज डिपॉजिट कर दिया और ये चार्जेस सरफेस पर अरेंज हो गए। तो ऑब्वियसली जैसे ही चार्जेस सरफेस पर आएंगे तो चार्जेस एक दूसरे के म्यूचुअल रिपल्शन के इन्फ्लुएंस में होंगे। हर चार्ज बाकी चार्जेस की वजह से ना एक रिपल्शन फील कर रहा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सरफेस जो होगा ना वो एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेस में होगा।
ये चाहता है कि ये खिंच करके ना दूर एक्सप्लोड कर जाए, लेकिन इसको दूसरे फोर्सेस बांध करके रखे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सरफेस के चार्जेस एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील कर रहे होंगे। ऑब्वियस है, ये प्रेशर तुम लोग फील कर पा रहे हो। हर चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा। ये प्रेशर पहली बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर टर्म मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर टर्म नया नहीं है तुम्हारे लिए। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स यूनिट एरिया पे कितना एक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि ये जितने भी चार्जेस है ना, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स फील कर रहे होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना सिखाया है। मान लो हमारे पास Q1, Q2, Q3। एक तरीका है कूलॉम्स लॉ से, मान लो हमें Q3 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, एक तरीका है कूलॉम्स लॉ से। दूसरा तरीका है कि पहले तुम जिस चार्ज के ऊपर तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना होता है, उस चार्ज के पास रिमेनिंग चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, ये चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो जहां पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ना, या जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, उस चार्ज की वजह से फील्ड, मतलब टोटल फील्ड हम P.1 ही कैलकुलेट करेंगे। हम जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, उसके अलावा बाकी चार्जेस कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास ये भी कोई कोई ऑब्लिक शेप का इस तरह का कंडक्टर है, और हम लेटेस्ट से इसके बहुत छोटे से हिस्से के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी पार्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट, प्रेशर कैलकुलेट करने का मतलब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं अपॉन एरिया। तो पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया से पता चल जाएगा। तो हम इसके ऊपर बहुत छोटा सा कोई हिस्सा लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया मान लो लेते हैं, और इस एलिमेंटल एरिया के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंटल, मेरा क्वेश्चन है कि इस एलिमेंटल एरिया पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो। थोड़ा छोटा भी ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। जिस पार्ट के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ना, उसको मैंने थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया। जिसकी वजह से कैलकुलेट करना है, उसको नीचे ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। हालांकि दोनों साथ साथ है। तो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है। अभी चार्ज में ड्रॉ करना नहीं चाहता हूँ, इसमें बहुत इफेक्ट लगता है, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट, इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग पार्ट की वजह से एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। और फोर्स किधर आएगा? वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। फील्ड बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पार्ट की वजह से हमने फील्ड कैलकुलेट कर ली, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है। और ये फोर्स कितना होगा? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम लोगों को आंसर करते जाना है। तो सबसे पहले बताओ, एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी कैलकुलेट किया है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स बाय डेफिनेशन चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बताओ कि इस एलिमेंट पे चार्ज कितना आएगा? इस एलिमेंट पे चार्ज, जल्दी।
हाँ, इसका जितना भी एरिया है मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज है सिग्मा अपॉन एरिया, ठीक है। ए लिखो डी ओ लिखो, एक ही बात है। हालांकि सही तरीका तो ये होगा कि इसको तुम डी एफ लिखोगे, डी क्यू टाइम्स ई लिखोगे और फिर डी एफ को डी के टर्म्स में, लेकिन ए से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये तो फोर्स हो गया। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? प्रेशर की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन एरिया, और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के ऊपर अगर चार्जेस आते हैं तो वो चार्जेस हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील करते हैं, और उस प्रेशर की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर जो है ना वो चार्ज डेंसिटी के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है। तुम पूछोगे चार्ज डेंसिटी का सिग्मा स्क्वायर क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है कि फोर्स कैलकुलेशन का मतलब होता है चार्ज, पहला तो चार्ज की वजह से सिग्मा आ रहा है और दूसरा फील्ड की वजह से सिग्मा आ रहा है, ठीक, क्योंकि फील्ड भी सिग्मा के प्रोपोर्शनल है और चार्ज तो सिग्मा के प्रोपोर्शनल हो गई, तो प्रेशर सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अरे एक मिनट, मैंने टू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टू यहाँ पे छूट गया, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने गलती से लिख दिया है। तुम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ना, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, की बाद में कभी देखो और तुम्हें कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो किसी भी शेप का कंडक्टर होगा, उसके हर पार्ट पे उसके किसी भी पार्ट के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कंटिन्यूअसली फील कर रहे होंगे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तक के जितने भी रिजल्ट्स थे ना, वो तो किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड थे। अब इस रिजल्ट को यूज करके बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसको तुम लोग अक्सर गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन सुनने में तो बहुत कॉमन सा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक की जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ना वो सारे यूज होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक स्फेयर है, बिल्कुल थिन हॉलो स्फेयर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि और इसके ऊपर चार्ज रख दिया गया, ठीक, क्यू चार्ज, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली, कंडक्टर है मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर क्यू चार्ज रख दिया गया। ठीक है, और रेडियस लेटर से आर। स्फेयर के लिए यही दोनों चीजें बतानी चाहिए थी, टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस कैपिटल आर है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द फोर्स exerted by first hemisphere on the second hemisphere। ऑब्वियस है कि पहला वाला जो हेमिस्फेयर है दूसरे वाले हेमिस्फेयर को पुश कर रहा होगा, दूसरा वाला पहले वाले को रिपल्शन की वजह से पुश कर रहा होगा। तो इन दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर इसको कूलॉम्स लॉ से ट्राई करोगे ना, ये बहुत ही लेंदी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तुम सोच, और बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे स्टेज पे। तुम सोच सकते हो कूलॉम्स लॉ का मतलब है ये फर्स्ट हेमिस्फेयर है, ये सेकंड हेमिस्फेयर है। कूलॉम्स लॉ का मतलब है कि फर्स्ट हेमिस्फेयर के हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से सेकंड हेमिस्फेयर के हर एक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक, जो कि अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। एनीवे तुम लोग ट्राई करो, हेमिस्फेयर्स के बीच का मतलब म्यूचुअल फोर्स कैलकुलेट करना, जो एक दूसरे के ऊपर ये एग्जर्ट करेंगे, चाहे नेगेटिवली चार्ज हो पॉजिटिवली चार्ज हो, रिपल्सिव फोर्स इसी तरह से कैलकुलेट करना हो। ट्राई करो।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरी जो पहले की मेहनत है वो काम में आएगी, कि लास्ट ईयर मैंने बहुत ये सरफेस टेंशन और ये सब बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन में एक तुम लोगों को याद होगा, एक टॉपिक आता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग लिक्विड, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ, हमने वहां पर हेमिस्फेरिकल ड्रॉप लिया था, और फिर इस हेमिस्फेरिकल ड्रॉप के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए इस हेमिस्फेरिकल ड्रॉप के ऊपर सारे फोर्सेस चेक कर रहे थे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। एक तो सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट कर रहा था, उसमें अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद अंदर इधर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना, वो प्रेशर का फोर्स सर्कुलर सरफेस पर एक्सर्ट कर रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो जैन, सर्कुलर सरफेस पर। तो ये इनसाइड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये आउटसाइड जो सरफेस है ना, उसके ऊपर भी प्रेशर का फोर्स था, वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स था। ठीक है, तो वो फोर्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था, क्योंकि तुम देखो कि प्रेशर का फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो हर एलिमेंट पे फोर्स, हर एलिमेंट पे फोर्स सबको ऐड करना था। लेकिन वहां पे मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, कि अगर हमारे पास, चलो तुम लोगों ने से कुछ लोगों ने आंसर भी निकाला, उसको चेक करते हैं। वहां पर मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताया था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बताया था कि सरफेस कैसा भी हो, किसी भी शेप का सरफेस हो, ठीक है, सरफेस कैसा भी हो, फ्लैट हो या स्फेरिकल हो, हेमिस्फेरिकल हो, या कोनिकल शेप का हो, या किसी भी इरेगुलर शेप का हो, अगर बाहर प्रेशर हर जगह हर पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो इस प्रेशर की वजह से सरफेस पर जो फोर्स एक्ट करता है, वो हमेशा प्रेशर टाइम्स क्या, प्रोजेक्टेड एरिया के इक्वल एक्ट करता है। ये याद है या भूल गए? और फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? वो हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया के परपेंडिकुलर होती है। याद है तुम लोगों को? फोर्स कैलकुलेट करना है, अगर प्रेशर हर जगह पर पता है, सरफेस पे हर जगह प्रेशर पता है, तो हम फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड। तो कहाँ चला गया सर? हाँ, तो हम लोग को हेमिस्फेयर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हेमिस्फेयर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसका हेमिस्फेयर अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं। हेमिस्फेयर अलग कर लिया। ये विजुअलाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आगे जाके डॉक्टर कैसे बनोगे तुम? अगर कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी डेवलप करो, 3D में डिसेक्शन करोगे। मान लो ये तुम्हारा तुम्हारा ब्रेन नहीं, किसी और का ब्रेन है, और उसको तुम डाइसेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा ना, हर पार्ट की लोकेशन, हर एरिया की लोकेशन तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने कट किया। राइट हेमिस्फेयर के ऊपर लेफ्ट हेमिस्फेयर की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना था। हमें पता है कि इन सारे पॉइंट्स पर ना प्रेशर प्रेशर कितना है वो हमें पता है, तो इन प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा वो बता सकते हैं। फोर्स होगा प्रेशर टाइम्स प्रोजेक्टेड एरिया, और प्रोजेक्टेड एरिया इसका सर्कुलर बेस होगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी पता है? वो प्रेशर टाइम्स पाई आर स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। तो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स की वैल्यू, प्रेशर कितना है, प्रेशर टाइम्स प्रोजेक्टेड एरिया। और ये प्रोजेक्टेड एरिया कैसे आता है, ये इसके लिए तुम पिछले क्लास के लेक्चर्स देखो, क्योंकि इसकी पूरी डेरिवेशन है, इसको तो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। या तुम लोग हर एलिमेंट के ऊपर ना प्रेशर टाइम्स एलिमेंट का एरिया, हर एलिमेंट पे फोर्स पता चल गया, उन सारे फोर्सेस को ऐड कर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो पूरी डेरिवेशन की इक्वली कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, एंड प्रोजेक्टेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वो फोर्स होगा, ठीक है, जिससे कि ये दोनों हेमिस्फेयर्स एक दूसरे को
पुश कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें तुम लोग अपनी नई नई इनोवेशन लगाने लगते हो, बोलते हो कि ऐसा करते हैं कि इसका सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज बना देते हैं सेंटर, और फिर इनके बीच में मतलब इन सारे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज बना देते हैं। तो ये इन सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज बनाने का कहीं पर मान लो, यहाँ पर तो चलो चार्ज से अगर अनफैमिलियरिटी है, मान लो ये हॉलो स्फेयर है सिर्फ, ठीक है, ये मास है इसके पास, तुम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, वहां पर भी इसके सेंटर ऑफ मास पर ला करके इसको पॉइंट मास नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो थ्योरी है वहां पर तुम्हें बताया गया था, सेंटर ऑफ मास हमने डिराइव भी किया था न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। या तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में तुम अपने सिस्टम के किसी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हो पॉइंट मास से, उसके सेंटर ऑफ मास पर रखकर, या तो न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, तुम उस पूरी बॉडी को ना उसके सेंटर ऑफ मास पर रख करके पॉइंट मास मान सकते हो। लेकिन कोई भी थ्योरी अपनी मर्जी से कहीं की कहीं पर फिट नहीं करना है। तो यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कंसेप्ट है। फोर्स का मतलब है ट्रू सेंस में हर एक एलिमेंट का दूसरे, हर पहली बॉडी के हर एक एलिमेंट की वजह से दूसरी बॉडी के हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, यही प्रॉपर तरीका है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हालांकि मुझे इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताने हैं, लेकिन अब टाइम हो गया है तो मैं अब इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्लास करेंगे और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो फिर आएगा क्योंकि कैपेसिटर। अच्छा, ये तुम लोगों का जो वो K1CTC है, उसमें करंट स्टार्ट हुआ या नहीं? ठीक है, ठीक है, गुड। तो हम नेक्स्ट क्लास के बाद से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लीड ले लेंगे, और वहां तक तुम्हारी क्लास में जब तक होगा उससे पहले पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। कैपेसिटर्स वाला पार्ट, कैपेसिटर में अगर अभी लेता हूँ तो 1 से 2 क्लास कैपेसिटर की लेता हूँ, और सिर्फ उसको उसकी डेफिनेशन और कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी पर फोकस रहता है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। लेकिन कैपेसिटर सर्किट को अभी नहीं ले पाते, क्योंकि हम पहले सर्किट सॉल्विंग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे, फिर कैपेसिटर्स में सीखेंगे, जैसा कि पहले हम लोग अग्री कर चुके हैं। तो ये जो कैपेसिटर का जो पार्ट है वो भी क्यों लें अभी, बेहतर होगा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले कवर कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद कैपेसिटर्स पे आ जाए, इससे तुम लोग क्लास में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर। तूने जो क्वेश्चन भेजा था, अ, चलो मैं वो बताता हूँ अजमल। वो असल में ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने 2-3 बार बताया है, तो मैं सोचा था क्लास में एक बार बता दूं। वो चार्ज लीकेज वाला जो प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें बस तुम्हें रिलेट करना है चार्ज और आपस की डिस्टेंस को रिलेट करना है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा। क्लास